हेलो क्लास 10th प्रिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टुडेज वी आर डिस्कसिंग आवर क्लास 10th इकोनॉमी चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट। आज हम डेवलपमेंट देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पर। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटीज किसे बोलेंगे, बीएमआई क्या होता है, और इसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स देखेंगे और वेरियस सेक्शंस को कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो वेलकम अवर चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट पे। देखिए, बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखें तो दैट इज द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज को बेहतर बनाना, वो क्या बोलाएगा, डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई इंडिविजुअल अपने को अगर मान के चलें कि जैसे मान के चलो छोटे बच्चे देखें तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि पता चला क्लास में टॉप करना, वो उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। किसी एस्पिरेंट्स के अगर लेवल पर अगर आप देखें तो वो हो सकता है कि उसको किसी अच्छे कॉलेज में नीट वगैरह के थ्रू किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, वो उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। और कोई फार्मर है, अगर वो अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहां पे निकल जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहां पे अच्छा निकल जाता है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट माना जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कंट्री का डेवलपमेंट, तो फिर वहां पे रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी इनकम में, वहां के जो लोग हैं उनके एक प्रकार से देखें लिविंग स्टैंडर्ड में जो भी अगर आप देखें तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बनना, वो उस कंट्री का डेवलपमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें डेवलपमेंट में तो देखो, डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। अब हमने डेवलपमेंट तो देख लिया, तो इसमें हमें यह देखना है कि जो एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो। यहां पर किसी एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसका एक बेसिक सा हम एग्जांपल देखेंगे कि जैसे कोई कंट्री में जो गवर्नमेंट्स होती है वेरियस प्रकार के डैम्स मतलब कंस्ट्रक्ट करवाती है। तो अब अगर हम देखें कि अगर एक डैम का बनना, अगर हम देखें तो सिटीजन्स के लिए, जो सिटीज में रहने वाले सिटीजन्स हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां से क्या होगा, सिटीज में आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी डैम्स के थ्रू, और एग्रीकल्चर के थ्रू मतलब जो डैम्स के थ्रू जो भी वाटर रिजर्वायर बनेगा, वहां से जो एक प्रकार से कैनाल्स निकलेंगी, उसके थ्रू फार्मर्स के लिए इरिगेशन के लिए वहां पे फैसिलिटीज बनेंगी। लेकिन जो डैम बनाने से बाकी के जो अदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो वहां पे जंगलों में रह रही है, वो पूरा का पूरा एरिया वहां पे क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। तो उनके लिए तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, उनके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसी तरीके से जो एक किसी कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट है, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी साबित हो सकता है। फिर आप देखिए कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब जहां पे डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट अलग अलग गोल्स होते हैं, जो मैंने अभी पहले डिस्कस कर चुका है। ठीक है, अब वहां पे देखें तो इंडिविजुअल लेवल पर हम कुछ डेवलपमेंट गोल्स देख लेते हैं। देखो, दो प्रकार के इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पहला हम देख लेते हैं मटीरियलिस्टिक गोल, देन हम देखेंगे नॉन मटीरियलिस्टिक गोल। मटीरियलिस्टिक गोल वो गोल होते हैं जिन्हें आप एक प्रकार से मेजर कर सकते हैं, मनी के थ्रू बाय कर सकते हैं। और हमारे जो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स आएंगे, वो हम एक प्रकार से हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इनको किसी पैसे से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक गोल में हमारे वो गोल्स आएंगे जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, होम खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप अपनी सैलरी में भी इन्हांसमेंट कर सकते हैं, वो भी एक डेवलपमेंट गोल माना जाएगा। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं जिन्हें आप मेजर भी नहीं कर सकते और आप पैसे से इन्हें खरीद भी नहीं सकते। जैसे कि आप केयर है, एक डिग्निफाइड लाइफ है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो सेल्फ रिस्पेक्ट है और फ्रीडम है, लव, केयर, डिग्निटी, ये सब आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये आप एक प्रकार से देखें तो इनको आप मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद हम मूव करेंगे, इसका मूव करते हैं देखो नेशनल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि हम किसी कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से देख सकते हैं, तो आप देखिए ध्यान से कि कोई कंट्री ऐसे तो नहीं है कि पता चला कि कोई कंट्री की कोई अपन मतलब वो सैलरी एक प्रकार से कहीं पे जॉब पे जाती हो, या फिर वो कुछ पैसे इनकम कहीं से जनरेट कर रही हो, है ना। अब बात ये आती है कि हम कंट्री का डेवलपमेंट कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में काफी सारी कंट्रीज हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए या फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहां पे उस कंट्री का एक प्रकार से देखें तो डेवलपमेंट देखते हैं कि भाई वहां पे प्रॉपर मार्केट अच्छा स्टैब्लिश है कि नहीं, वहां पे एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, और वेरियस तरीके के फैक्टर्स चेक करते हैं। उसमें से एक फैक्टर्स होता है कि उस कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट है कि नहीं। तो कंट्री के डेवलपमेंट जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि
क्या होता है कि वहां पे उस कंट्री की आप पर कैपिटा इनकम काउंट कर लीजिए। जस्ट नेशनल डेवलपमेंट फाइंड करने का एक वेज ये होता है कि आप उस कंट्री पर रहने वाले जो वेरियस टाइप के पीपल्स हैं उनकी एक एवरेज इनकम काउंट कर लीजिए। पर कैपिटा इनकम मतलब एक एवरेज इनकम हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट में क्या आता है, द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजंस इज कॉल्ड द नेशनल डेवलपमेंट। मतलब किसी कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, वहां की एजुकेशन कितनी अच्छी है, वहां पर मेडिकल केयर कितना अच्छा है, और उसके साथ देखें वहां पर कैसी कैसी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सारे फैक्टर्स हमारे डिफाइन करते हैं नेशनल डेवलपमेंट को। अब देखिए ध्यान से, हाउ टू नो इफ कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है उसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो वो आप देखेंगे तो उस कंट्री के रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम आप काउंट कर लीजिए, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि किसी कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है। दैट इज पर कैपिटा इनकम आप उस कंट्री की फाइंड कर लीजिए। तो नेक्स्ट मूव हम करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इजीली ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पर कैपिटा इनकम होता क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है, 2 मार्कर में क्वेश्चन बन जाता है। तो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने 2 मार्क के लिए ये एक डेफिनेशन बहुत अच्छी यहाँ पे लिख रखी है। ये देखिए, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम अर्न्ड बाय ईच पर्सन इन अ कंट्री और स्टेट ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक साल में वहां पे किसी कंट्री में रहने वाले लोगों की आप एक एवरेज इनकम निकाल लीजिए। सपोज दैट कि किसी कंट्री में किसी पर्सन की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है, सबको आप एक प्रकार से देखें तो कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 40,000 भी कमा रहा है, कोई और भी ज्यादा बड़ी इनकम कमा रहा है। तो आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई कंट्री में कुछ लोगों की इनकम शो करके कि भाई कंट्री का डेवलपमेंट कैसा, आपको एक एवरेज लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप बोर्ड एग्जाम में भी आप देखें तो जैसे आप पता चला आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी, तो आप क्या करते हैं, जो आपके फाइनल परसेंट आप बताते हो 75%, 80%, वो आप क्या बताते हो, एक एवरेज बताते हो। इसी तरीके से कंट्री में रहने वाले ओवरऑल पर्संस की जो सैलरी है उसको आप काउंट करके, उसको ऐड करके, उसमें उस पूरी की पूरी कंट्री में रहने वाले टोटल पॉपुलेशन से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम, दैट इज एवरेज इनकम। देखिए यहां पे, अब यहां पे एक फैक्टर ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या एक प्रकार से देखें तो इनकम डिस्पैरिटी शो नहीं करती। सपोज दैट हो सकता है किसी कंट्री में कुछ लोग बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हो, जैसे कुछ लोगों की सैलरी वहां पे पता चला लाखों में है, और वहीं पे उस कंट्री में रहने वाले कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं जो पता चला उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं है। समझ रहे हो? तो ये क्या है कि यहाँ पे देखो एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है कि कहीं पे तो आप देखेंगे तो सैलरी काफी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे एक प्रकार से देखें तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है वहां पे, और कुछ लोगों के पास यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है ना। तो ये क्या होता है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है वो इनकम डिस्पैरिटी शो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे आप सबका एक एवरेज ले लेते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। देखो क्या होता है कि अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की ग्रोथ, वहां का डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते, आपको और भी अदर फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि क्या होता है, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ वहां पे लिटरेसी रेट कैसी है वहां की, ठीक है, वहां पे आप देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है वहां पे, है ना। तो ये सारे क्राइटेरिया भी जरूरी। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर इस तरीके से मैं बात करूं कि आप पैसे को जैसे एवरेज इनकम क्या सोच करती है कि भाई एक प्रकार से इनकम, है ना। अब देखें तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हरियाणा, केरला, बिहार, है ना। तो पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में आप वहां पे देखें तो एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा है, वो वहां पे जो वेरियस प्रकार की हमारी रिवर्स फ्लो होती है उस कारण से वहां पे फर्टाइल लैंड काफी ज्यादा है, और वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी काफी ज्यादा होता है। तो वहां पे गेहूं चावल जैसी कमर्शियल फार्मिंग वहां पे होती है, तो उधर के लोग पर कैपिटा इनकम वाइज तो अच्छे हैं, मतलब देखें तो वहां पे काफी ज्यादा, वहां पे देखें तो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा मिलेगी। लेकिन अदर फैक्टर्स जैसे वहां पे लिटरेसी रेट क्या है, वहां पे लिटरेसी रेट पहले आपको बता देता हूं क्या होता है। लिटरेसी रेट इट मींस कि वहां आप देखें तो 7 या 7 से अधिक एज ग्रुप के लोग, ठीक है, 7 या 7 से अधिक एज ग्रुप के लोग बाकी उस एज ग्रुप में आने वाले लोगों के कंपैरिजन में
मतलब देखें तो उसके टोटल जो भी उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो कितने लोग आ रहे हैं इस क्राइटेरिया में जो क्या है, साक्षर हैं या फिर लिटरेट हैं, तो दैट इज लिटरेसी रेट। इसके साथ ही साथ देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब अगर आप देखो इस तरीके से कि 1000 न्यू बॉर्न वहां पे अगर पैदा हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है, या फिर स्टेट में, तो आप देखें तो 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 1000 बच्चे किसी स्टेट में पैदा हो रहे हैं, उसमें से 1 साल के अंदर, है ना, उसमें से कितने बच्चे, कितने न्यू बॉर्न 1 साल के अंदर मर जाते हैं, उनका रेशियो। अब मरने वाले बच्चे बटे 1000 बच्चे जो 1 साल के अंदर पैदा हो रहे हैं, उनका जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसके साथ देखें नेट अटेंडेंस रेशियो, तो नेट अटेंडेंस रेशियो में मतलब 15-17 साल के बच्चे जो होते हैं वहां पे स्कूल जाने वाले बच्चों के, उस क्राइटेरिया में आने वाले बच्चों के साथ उनका भी एक रेशियो शो कर लिया जाता है, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखिए आप कि ये सारे के सारे फैक्टर्स भी पर कैपिटा इनकम के साथ साथ बहुत ज्यादा नेसेसरी है ना, कि अगर आप देखें कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें और अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड करके चलना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि हरियाणा में आप देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो तो बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे बच्चे एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा मर जाते हैं बर्थ के बाद में, या फिर हो सकता है कि वहां पे जो एक प्रकार से देखें तो पेरेंट्स ही नहीं चाह रहे हैं वहां पे एक प्रकार से कि वहां पे आपको पहले के टाइम पे देखने को मिलेगी कन्या भ्रूण हत्या देखने को मिलती है हमें वहां पे, है ना। इस चक्कर में यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत कम है, और इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम तो अच्छी है लेकिन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत कम है। बिहार और केरला जैसे एरियाज में अगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है ना, और इसके साथ साथ देखें लेकिन लिटरेसी रेट केरला में देखो कितनी ज्यादा हाई है। बिहार वाले एरियाज में वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, वहां पे लिटरेसी रेट को बहुत कम है ना। तो अगर आप देखें तो हर स्टेट में कहीं पे लिटरेसी रेट हाई है, कहीं पे पर कैपिटा इनकम हाई है, तो आप देखेंगे तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें डिफाइन करते हैं कि किसी भी स्टेट का हम डेवलपमेंट सिर्फ एक बेसिस पर हम नहीं बता सकते, ना ही पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर बता सकते हैं, ना ही लिटरेसी रेट के पर्पज से, हमें ओवरऑल देखना पड़ता है कि सारे के सारे फैक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। देन हम आगे मूव करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज पे। पब्लिक फैसिलिटीज कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट उस कंट्री उस स्टेट के सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है। एक बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो किसी भी इंसान के प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए या फिर उसको आजीविका चलाने के लिए या फिर जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती हैं। आप देखें तो जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, फूड हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी मतलब जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी पर्सन के लिए, भाई उसको लिटरेसी मतलब उसको देखें तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, फूड भी चाहिए उसको, शेल्टर भी चाहिए उसको, साथ साथ वो सिक्योर भी, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रह सके तो हमें सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं तो देखें तो भाई हेल्थ भी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो इसके रिगार्डिंग आपने देखा होगा हेल्थ के रिगार्डिंग हमें हर स्टेट में सरकारी अस्पताल देखने को मिलते हैं, सरकारी स्कूल देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटी के लिए हमें पुलिसिंग देखने को मिलती है। ये सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज में आती हैं जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट्स वहां पर रहने वाले सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप एक जैसा कुछ सम स्टेट्स में आप देखें तो पीडीएस सिस्टम, पब्लिक एक प्रकार से देखें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहां पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमें वहां पर देखने को मिलता है जो जैसे मान के देखें कि 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, इस तरीके से फ्री में वो जो राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, वो सारा का सारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। देखिए आप बीएमआई अगर आप देखें तो किसी भी पर्सन्स की जो भी एक प्रकार से एक पर्सनालिटी है या फिर हम देखें तो एक ऐसा क्राइटेरिया जहां पे हम इस पर्सन को ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है, नरिश्ड है, या फिर देखें तो ओवरवेट है या फिर अंडर नरिश्ड है। मतलब अल्टीमेटली उसके न्यूट्रिशन का हम वहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये आप देखें कि बीएमआई इज द क्राइटेरिया विच यूज टू फाइंड आउट वेयर अ पर्सन नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। बिल्कुल ये डेफिनेशन इजिली वे में पूछ लेता है हमारा
एमपी बोर्ड, ठीक है। तो आप देखें कि बिल्कुल एज इट इज आप लिख के आएंगे, और उसके साथ अगर आप ये भी और लिख के आ जाते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, बीएमआई, ठीक है। तो बीएमआई के अंदर हम देखेंगे तो जो हमारा बॉडी वेट है उसको हम केजी में लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे उस पर्सन की हाइट, जो कि हम मीटर में रखेंगे। उससे हम, अगर हम उसके हाइट के स्क्वायर से हम उसको जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारा एक वैल्यू निकल के आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, बीएमआई, ठीक है। और बीएमआई, अगर बीएमआई की वैल्यू 18 से अगर कम आती है, बीएमआई की वैल्यू अगर 18 से कम आती है, तो वो पर्सन को हम किस क्राइटेरिया में रखेंगे, उसको हम रखेंगे अंडर नरिश्ड, ठीक है। और बीएमआई की वैल्यू अगर 18 से 25 के बीच में आती है, 18 से 25 के बीच में जो बीएमआई की वैल्यू आएगी, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, ये है हमारा एक प्रकार से देखें तो नरिश्ड पर्सन या फिर हेल्दी पर्सन, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखो, अगर आप देखें बीएमआई की वैल्यू 25 से ज्यादा आती है, मोर देन 25 आती है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे ओवरवेट। मतलब इसको हम देखेंगे मोटापा की कैटेगरी में डाल सकते हैं, भाई वो पर्सन कैसा है, ओवरवेट है, ठीक है। देन हम आगे मूव करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रकार से क्या होता है, कंपेयरिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। यहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो यूएनडीपी, अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इशू करता है इसे। एक ऐसी रिपोर्ट है जहां पर हम किसी भी कंट्री में रहने वाले, मतलब किसी भी कंट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पे एक प्रकार से इनकम के बेसिस पे, जहां पे पर कैपिटा इनकम हम कंसीडर करेंगे, एजुकेशन हम कंसीडर करेंगे और हेल्थ, इनके बेसिस पर हम कंट्रीज को कंपेयर करके एक रैंकिंग में हम उनको व्यवस्थित तरीके से जमा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इशू करता है, जिसमें कंट्रीज को वहां पे इनकम के क्राइटेरिया पे, एजुकेशन के क्राइटेरिया पे और हेल्थ के क्राइटेरिया पे हम प्रॉपरली वहां पे एक प्रकार से बता सकते हैं कि इस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है, इस कंट्री को इस कैटेगरी के थ्रू हम किस रैंक में हम उसको रख सकते हैं। तो इंडिया की रैंक अगर आप देखें तो इस केस में 130 है हमारी रैंक, 193 कंट्रीज में से हमारी रैंक कितनी है, 130, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इसके बाद अगर आप देखें, नेक्स्ट हम मूव करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें अगर आप देखें कि पहले तो आप ये वर्ड समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि क्या होता है, हम बहुत सारे रिसोर्सेज का लगातार यूज करते जा रहे हैं, कंट्रीज बहुत तेजी से रिसोर्सेज हमारे अर्थ से निकालते जा रहे हैं और उनका बहुत तेजी से यूज करते जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि ये रिसोर्सेज बचे ही ना, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, क्योंकि ये इनको बनने में काफी एक प्रकार से मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है इनको बनने में। अगर आप देखें जो फॉसिल्स होते हैं हमारे, जैसे अगर आप देखें लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल होता है जो हमारा, इनको बनने में काफी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे बीइंग द टाइम पीरियड कोई भी प्लांट्स है वो नीचे दब जाता है ना, और एक्सट्रीम हीट और टेम्परेचर से फिर वो कोयला बनता है। उसी तरीके से लिविंग बींग्स, जो डायनासोर्स वगैरह और बाकी जो लिविंग बींग्स जब जमीन में दब जाते हैं, फिर नीचे क्या है, एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम प्रेशर है, उसके थ्रू वो क्या बन जाते हैं, एक प्रकार से क्रूड ऑयल बन जाते हैं। तो ये इन प्रोसेस को बनने में काफी ज्यादा समय लगता है ना। तो आप देखें तो इनको बनने में काफी ज्यादा समय लगता है, और अगर हम तेजी से इनका यूज करते जाएंगे तो ये एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि रिसोर्सेस का इस तरीके से यूज करना है कि हमारी जो प्रेजेंट की नीड्स हैं वो तो फुलफिल हो ही, साथ ही साथ हम इनको हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, इनके लिए भी बचा के रख सकें। तो हमें इस तरीके से रिसोर्सेस का यूज करना है। तो इट रिफर्स टू मीटिंग the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It's about finding a balance between economic growth, social equality and environment protection. मतलब हम ग्रोथ तो तेजी से कर ही रहे हैं, तो ग्रोथ करने के साथ साथ हमें एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना है कि हम उसको इस तरीके से कर सकें कि भाई हम एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें और हर चीज को एक सस्टेनेबल तरीके से हम कर सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए हम कुछ देखो, हमारे यहाँ पे हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और हमें इसको सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमें देखें तो हमें जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका आप देखें तो उनकी तरीके से एक प्रकार से देखें, रिसोर्सेज जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये तो हमारे एक प्रकार से देखें तो लिमिटेड मात्रा में है ना,
तो हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज पे शिफ्ट होना होगा जो अनलिमिटेड मात्रा में है और जो लगातार क्या होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सोलर पैनल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, हमें देखें तो विंड एनर्जी की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, हम देखें तो वाटर एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा, थर्मल पावर प्लांट्स हमें लगाने पड़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पे हमें मूव करना पड़ेगा। ये सारे के सारे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आते हैं। दिस इज अवर होल चैप्टर। सो इस चैप्टर की पीडीएफ हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्रिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।